Hello everyone, welcome to the Parivartan Learning Center. So this is SP sir is here, a BTech Mechanical Engineer. तर विद्यार्थी मित्रांनो, सो स्टार्ट करेंगे आज हम चैप्टर नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। तो हमने अभी तक सक्सेसफुली 4 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, जिसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जेटिक वीडियो है। ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं हम। यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन विद पीडीएफ, और इसका जो पीडीएफ है हमारे परिवर्तन द लर्निंग ऐप के ऊपर मैं अपलोड करने वाला हूं बहुत जल्दी ही। तो 1-2-3 घंटे बाद हो जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं। बाकी के पीडीएफ हमने बायोलॉजी के पूरे अपलोड किए हैं, केमिस्ट्री के नियर अबाउट 70% अपलोड किए हैं, मैथमेटिक्स के 50%, फिजिक्स के भी नियर अबाउट 4 चैप्टर्स अपलोड किए हैं। बाकी के भी आ जाएंगे बहुत जल्दी ही। हम आपके लिए ही कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू वाला जो बेल आइकन है, मतलब जो घंटी है, उसको भी दबाना है। चलिए स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देता हूं, एक नून एकेडमी प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर आप अपनी पढ़ाई टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये नून एकेडमी का वर्कशॉप होता है, जिसमें मैं भी लेक्चर लेता हूं। तो मैंने पिछला लेक्चर लिया था 3 अप्रैल को। उस लेक्चर में मैंने बताया था कि हाउ टू रिवाइज 3 चैप्टर्स डेली, फिजिक्स के 3 चैप्टर्स डेली कैसे रिवाइज करना है। और आज 4 अप्रैल को 10 बजे मैं एक लाइव सेशन लेने वाला हूं नून एकेडमी पर, जो कि जिसका नाम है फिजिक्स आईएमपी क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम 2021। तो आप दोस्तों इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ये पूरा का पूरा। यहाँ पर वर्कशॉप होते हैं, देन लाइव सेशन होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ज्वाइन करना है। आपको जस्ट लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको क्लिक करना है, देन साइन अप करना है, लॉग इन करना है, देन उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ग्रुप को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करें अभी। ओके चलिए, फर्स्ट हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आपके लिए मैंने ये दोस्तों पूरा का पूरा डिजिटल सिस्टम अरेंजमेंट किया है। तो एक बार मैं चेक करता हूं कि ये वर्किंग कर रहा है। यस, हमारा जो लोगो है परिवर्तन ऐप का, यहाँ पर मैंने ये किया है। एक्चुअल में ये रेड कलर का है, लेकिन मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर में बताया है। ओके स्टार्ट करें। तो एमसीक्यू नंबर 1 क्या है, देखो अच्छे से आपको जो भी आप एमसीक्यू रीड करेंगे तो सबको मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड से एमसीक्यू रीड करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या दिया है, अ स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड विद द अदर एंड इज फ्री, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज। एक स्टैंडिंग वेव है। स्टैंडिंग वेव मतलब, अरे स्टैंडिंग वेव क्या होता है, स्टेशनरी वेव होता है। स्टैंडिंग वेव क्या होता है, देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं स्टैंडिंग वेव, और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव भी बोलते हैं। यस, आ गई बात ध्यान में। तो अगर इसका वन एंड हमने फिक्स किया है एंड अदर एंड हमने फ्री किया है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या बनेगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या बनेगी। और ये सेम एग्जांपल दोस्तों देखिए, एक जो है, एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड क्या है, फ्री है। तो ये दोस्तों लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कुछ ऐसे बनती है स्टेशनरी वेव की। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या आएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पर क्या फॉर्म होता है दोस्तों, यहां पर होता है एंटी नोड फॉर्म होता है, और यहां पर क्या फॉर्म होता है, यहां पर नोड फॉर्म होता है। नोड और एंटी नोड तो पता है, मैंने बताया था आपको। अगर नहीं पता है तो पिछले वाले लेक्चर्स आप सुपरपोजिशन ऑफ वेव के देख सकते हैं। तो इसका जो डिस्टेंस होता है हमें पता है, डिस्टेंस बिटवीन द एंटी नोड एंड द नोड कितना होता है, ये होता है λ/4। अगर यहां पर दोस्तों और भी कुछ सारे लूप फॉर्म होते हैं, तो यहां पर मैं इसको नीचे करता हूं, आप यहां पर देख सकते हैं। और भी अगर यहां पर अगर लूप फॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि मैं यहां पर ये करता हूं, तो अगर ये फर्स्ट लूप फॉर्म होता है, देन उसके बाद और एक आधा लूप फॉर्म होता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एट द वन एंड एंड ओपन एट द अनदर एंड। ये क्या है, ये ओपन वाला एंड है, और ये क्या है, अरे फिक्स्ड मतलब जिसको हम बोलते हैं गावठी भाषा में फिक्स्ड। हाँ फिक्स्ड, आलं लक्षामध्ये,
काय यार तुम्ही पोरा असे म्हणले तर कसं चाललं आपलं बरं. चला आलं लक्षामध्ये. ओके, तो यहाँ पर क्या बताया है, ओपन एंड एंड यहाँ पर है क्लोज एंड. तो यहाँ पर ऑलवेज फॉर्म होता है एंटी नोड, ये है नोड, ये है एंटी नोड और ये है नोड. तो डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड कितना है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड होता है लैम्बडा बाय 2 होता है, और डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड द एंटी नोड कितना होता है, लैम्बडा बाय 4 होता है. ठीक है, तो यहां पर इसका जब हम एडिशन करेंगे तो ये क्या आता है बच्चों, इसका एडिशन आता है 3 लैम्बडा बाय 4 आता है. आप इसको करके देख सकते हैं, 3 लैम्बडा बाय 4 आता है. मतलब फर्स्ट लैम्बडा बाय 4 आया था, देन 3 लैम्बडा बाय 4 आ गया, देन उसके बाद और भी हम लूप फॉर्म करें तो ये 5 लैम्बडा बाय 4 आता है, देन 7 लैम्बडा बाय 4 आता है. तो एक चीज आपको यहां पर समझ में आ रही है, ये जो है ना ऑड नंबर्स है. देखो यहां पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहां पर 3 है, 5 है, 7 है, और ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ यस क्या है, लैम्बडा बाय 4. देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, यहां पर आपको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है क्या, मस्ट बी एन ऑड इंटीग्रल ऑफ लैम्बडा, नहीं ये तो नहीं आ सकता. देन सेकंड दिख रहा है क्या, नहीं, सेकंड ऑप्शन भी नहीं आएगा. सी आएगा क्या, मस्ट बी एन ऑड इंटीग्रल ऑफ लैम्बडा बाय 4. यस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. आ गई बात समझ में. ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की ओर. यहां पर दोस्तों दिया है अगला एमसीक्यू, आप यहां पर देख सकते हैं. क्या है अगला एमसीक्यू, देखिए, The equation of the simple harmonic progressive wave is given by y equals to 5 cos pi. ये हमें इक्वेशन दी है, लाभ चीजें, वेर x जो है एंड y जो है ये सेंटीमीटर में है, एंड टाइम जो दिया है सेकंड में दिया है. देन द वेलोसिटी ऑफ द वेव. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ द वेव फाइंड आउट करना है. सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन दिया है हम उसको एज इट इज लिखते हैं. y इक्वल्स टू क्या दिया है, 5 cos pi इंटू 200t माइनस x अपॉन ये क्या दिया है, 150 दिया है. ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी. अभी हम क्या करते हैं बच्चों, इस पाई को ना हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, बाहर क्यों रखे यार, अगर हमारे घर में कोई पावना वगैरह आता है तो हम इसको क्या करते हैं, मतलब अंदर लेते हैं ना, घर के बाहर थोड़ी रखते हैं. तो इस पाई को हमें क्या करना है, अंदर लेना है. हाँ यस, आप आपके पाई को भी अंदर ले सकते हैं, मतलब पाँव को अंदर ले सकते हैं. ओके, चलिए आ गई बात समझ में. तो मैंने जस्ट क्या किया यार, पाई को जस्ट अंदर ले लिया. तो हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है, कौन सा है भैया स्टैंडर्ड इक्वेशन प्रोग्रेसिव वेव का, y इक्वल्स टू है बच्चों a cos क्या है, ओमेगा t माइनस 2 पाई x अपॉन या है लैम्बडा. ठीक है, तो ये है बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन. तो यहां पर आप दिख रहे हैं ये t कॉमन है, x कॉमन है, बाकी की पाई चीजें कॉमन है, और यहां पर ये जो नीचे दिया है 2 पाई अपॉन 150 का वैल्यू कितना है यहां पर दिया है, मतलब 2 पाई अपॉन लैम्बडा का वैल्यू दिया है. ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं. जस्ट हमको क्या करना है, पेन चेंज कर लो अभी. चलो कौन सा ले लूं, आपके दिल के ऊपर कौन सा ले लूं, ब्लू वाला ले लूं, हाँ ले ले. यस ओके, चलिए कोई बात नहीं. तो यहां पर देख सकते हैं, तो यहां पर ओमेगा हमें कितना दिया है, अरे यार कहां गए, हाँ ओमेगा हमें कितना दिया है, जब हम कंपैरिजन करें दो इक्वेशन को 200 पाई दिया है. ठीक है, ओमेगा का हमें फॉर्मूला पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था, ऑसिलेशन में स्टडी किया था, इस चैप्टर में भी हमने स्टडी किया था. ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई एन. ये पाई यहाँ पर कैंसिल होते हैं, ये 2 से आपको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइडेशन करना है, ये 1 आएगा और ये 100 आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है, एन का जो वैल्यू आता है ये क्या आता है बच्चों, 100 हर्ट्ज आता है. आ गई बात समझ में. ओके, 100 हर्ट्ज आ गया एन का वैल्यू. देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी हम क्या करेंगे, देखो यहां पर दोस्तों पाई है और यहां पर क्या है 2 पाई है. तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे. तो लैम्बडा का जो वैल्यू है मैं यहां पर डायरेक्टली लिख सकता हूं, लैम्बडा का वैल्यू 2 इंटू 150. तो 2 इंटू 150 कितना होता है, ये होता है 300. और जो हमें वाई एक्स दिया है ये सेंटीमीटर में दिया है, तो ये आंसर आएगा बच्चों सेंटीमीटर में, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के बाद ये आएगा 3 मीटर. तो आप बोलेंगे कि सर हमें तो लैम्बडा फाइंड आउट करना नहीं है, लेकिन हमने फाइंड आउट किया है, तो अभी आगे क्या करें, आगे क्या करना है मैं आपको बता देता हूं. आप डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, जस्ट 1 मिनट, इसको मैं ये कर लेता हूं, थोड़ा एडिट कर लेता हूं. ओके, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूं. अरे नहीं हो रहा है, चलिए कुछ बात नहीं. अभी इसका हमें कैलकुलेशन करना है तो कहां पर करें, थोड़ा इधर करें. ओके 1 मिनट, आजा भाई आजा. ओके, इधर करें. चलिए अभी हमें यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर कर लेते हैं हम, कोई बात नहीं. तो हमें n पता है और
लैम्बडा पता है तो हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो v इक्वल टू फॉर्मूला है बच्चों, v इक्वल टू n लैम्बडा है, तो n का वैल्यू कितना है 100 दिया है और ये वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है, तो v का वैल्यू कितना आता है 300 मीटर पर सेकंड आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर जो आंसर दिया है ना, यहाँ पर आपके क्वेश्चन बैंक में जो आंसर दिया है ना, ये गलत दिया है यार, 200 दिया है, हमारा तो आंसर 300 आ रहा है। तो आपको क्या करना है 300 को ताला लगाना है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? यस, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। यस, आ गई बात समझ में? ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये कहाँ गया? ये जस्ट 1 मिनट, थोड़ा अभी मैं नया हूं ना तो थोड़ा ये टाइम लग सकता है इसको एडजस्ट करने को। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ताला लगाया जाए डी को। यस, अरे यही है ना हमारा आंसर। यस, करेक्ट। ओके, चलिए बड़े आगे। ओके, चलो देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये देखो ये दिया है, क्या है? अ मैन स्टैंडिंग अनसिमेट्रिकल। देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा फास्ट ले रहा हो, तो वीडियो को आपको दोबारा देखना है, 100% दोस्तों समझ में आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? अ मैन स्टैंडिंग अनसिमेट्रिकल पोजिशन बिटवीन अ 2 माउंटेन्स एंड फायर्स अ गन. He hears the first echo after a 1.5 second and the second echo after the 2.5 second. If the speed of the sound in the ear is 340 meter per second, then the distance between the mountain will be. सर कुछ नहीं समझा। अरे मैं किस लिए हूँ यार, अगर नहीं समझ रहा है तो मुझे पूछो। देखो यहाँ पर 2 माउंटेन है, माउंटेन तो पता है, माउंटेन मतलब हाँ सर पता है, माउंटेन मतलब पहाड़ी एरिया होता है, मतलब पहाड़ होते हैं। तो यहाँ पर 2 पहाड़ के बीच में ना बच्चों एक आदमी खड़ा है, सपोज यार मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे हाथ में ना किसी ने बंदूक थमा दी है। तो मैंने क्या किया, गन को फायर किया, तो मुझे क्या सुनाई दिया? जो इको है ना, इको तो पता है, यस, इको जो फर्स्ट वाला जो इको सुनाई दिया, मतलब जो T1 जो मुझे सुनाई दिया, ये 1.5 सेकंड के बाद सुनाई दिया। देखो जो फर्स्ट वाला जो इको है ये 1.5 सेकंड के बाद सुनाई दिया, और जो सेकंड वाला जो इको है ना, ये कितने सेकंड बाद सुनाई दिया? 2.5 सेकंड बाद। मतलब यहां पर मैं लिखूं, ये है T1 और ये है T2, और डिस्टेंस बिटवीन द 2 माउंटेन्स मतलब हमें टोटल D फाइंड आउट करना है। तो ये डिस्टेंस बिटवीन मैं और ये फर्स्ट पहाड़, इसको मैं D1 कंसिडर करता हूं और इसको मैं D2 कंसिडर करता हूं, ठीक है। और आगे हमें क्या दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और भी हमें क्या चीजें दी है, हमें दिया है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी है बच्चों? वेलोसिटी जो हमें पता है यहाँ पर दी है 340 दी है, किसमें? मीटर पर सेकंड में दी है, ठीक है। तो फाइंड आउट करें, हमारे पास फॉर्मूला है जो हम बालवाड़ी से मतलब नर्सरी से सीखते आ रहे हैं। कौन सा यार? नर्सरी से नहीं, 8th स्टैंडर्ड में हमने सीखा था, मतलब 5th स्टैंडर्ड से हम सीखते आ रहे हैं, जिसका नाम है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर मैं T1 लिखता हूँ तो यहाँ पर आएगा D1, और वेलोसिटी तो कॉमन है यार, वेलोसिटी मतलब मीडियम हमने चेंज नहीं किया तो वेलोसिटी सेम आएगा। तो D1 इक्वल्स टू क्या आएगा? D1 इक्वल्स टू आएगा बच्चों V इंटू, और ये जो T1 आता है ना, ये T1/2 आता है, क्योंकि यहाँ पर जो इको का मतलब क्या होता है? साउंड को यहाँ से यहाँ जाने में और पीछे आने में, मतलब वही पोजीशन पर आने में कितना समय लगता है? तो मतलब डबल समय लगता है। तो यहाँ पर 1.5 सेकंड लगा है, तो जस्ट साउंड को यहाँ से यहाँ जाने में और वापस आने में 1.5 सेकंड लगे हैं। तो सिर्फ अगर जाने की बात करें तो T1/2 आएगा। यस आएगा, बिल्कुल आएगा, ऐसा ही आएगा। ओके चलिए यहाँ पर जस्ट मैं वैल्यू पुट अप करता हूं, तो ये D1 इंटू ये V का वैल्यू कितना है बच्चों? 340 है, और T1 का वैल्यू कितना है? मैंने यहाँ पर लिखा है 1.5 है, और ये अपॉन क्या आता है? 2 आता है। इसका हम अगर डिवाइडेशन करें तो इसका डिवाइडेशन मैंने दोस्तों यहाँ पर किया है, इसका डिवाइडेशन आप भी कर सकते हैं। 2 से आप 340 को डिवाइड कीजिए, बहुत ईजी है। अभी कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत समय लगता है, ठीक है। इसका डिवाइडेशन मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इसका आंसर आता है 255 सेकंड। अगर आपको नहीं आ रहा है, देखो अगर आपको नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ओके चलिए, और हम यहां पर सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसको इधर लेते हैं। देखो D1 हमारे पास आया है, अभी हम D2 सॉल्व करेंगे। यहां पर मैं सॉल्व करता हूं, तो D2 क्या आएगा बच्चों? देखो D2 सेम आएगा। D2 इक्वल टू क्या आता है? ये V इंटू क्या आता है? ये T2 आता है। तो V का वैल्यू सबको पता है, और कितना है V का वैल्यू बच्चों? यस 340 है, लिख लो 340। और ये T2 मतलब T2/2 लिखूं क्योंकि इको है ना, तो हमें जस्ट फॉरवर्ड वाला टाइमिंग चाहिए, तो ये क्या आएगा? 2.5 आएगा, और ये अपॉन आएगा 2।
तो इसका आंसर अगर हम करें तो देखो, इसका अगर हम डिवाइडेशन करें, ये 2 से यहाँ पर 340 को डिवाइडेशन करूँ मैं तो ये 17 आता है और ये 0 एज इट इज। अगर 170 से 2.5 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है 425 मीटर। तो ये आ गया बच्चों D2 आ गया। D2 कितना आता है? 425 मीटर आता है। ओके जस्ट 1 मिनट, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ D2 का वैल्यू आ गया और D1 कितना आया था? D1 255 आया था। तो टोटल D कितना आता है? टोटल डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन द 2 माउंटेन्स, मतलब 2 पहाड़ में का अंतर कितना है? 255 प्लस ये आता है 425। इसका अगर हम एडिशन करेंगे तो ये आता है 680 और जिसका यूनिट है मीटर। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? देखो सबको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो डबल देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगली बार मुझे थोड़ा इसका जो स्पेस है ना ये बढ़ाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर ये हो रहा है। 1 मिनट जस्ट। ओके देखो D1 ये है और ये है। आगे बात समझ में? चलिए बढ़े आगे। ओके चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है बच्चों? क्वेश्चन नंबर यस MCQ नंबर 4 जिसकी हम बात कर रहे थे। अ सेट ऑफ अ ट्यूनिंग फोर्क इज अरेंज इन अ ascending order of frequencies. Each tuning fork gives 8 beat per second with the preceding one. If the frequency of the first tuning fork, तो फ्रीक्वेंसी को दोस्तों मैं F से इंडिकेट करता हूं, यहाँ पर F1 से। हम N1 से इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन N मतलब हम क्या इंडिकेट करेंगे यहाँ पर? N मतलब हम फ्रीक्वेंसी नहीं, N मतलब हम नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क हम यहाँ पर ये करते हैं, मतलब इंडिकेट करते हैं नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। जस्ट इसी एग्जांपल में, बाकी की जगह पर N को हम फ्रीक्वेंसी मानते हैं, हमें तो पता है। तो यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी को जस्ट F1 माना है। तो फर्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चों? 120 हर्ट्ज है। देन लास्ट वाला फ्रीक्वेंसी कितना है? लास्ट वाला यस FN कितना है? लास्ट वाला 200 हर्ट्ज है। तो हमें बीट भी दिया है, सक्सेसिंग बीट कितना है? नहीं, प्रीसीडिंग वन के बाद जो बीट आता है ये कितना है? 8 बीट पर सेकंड आता है। तो इसका जो फॉर्मूला है आपको डायरेक्टली लिखना है। इसका फॉर्मूला देखो क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट ट्यूनिंग फोर्क विच इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क प्लस N-1। ये N क्या है? N मतलब है नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इनटू ये यहाँ पर 8 मतलब क्या है? ये 8 मतलब बीट है। नंबर ऑफ बीट कितने हैं? 8 है। तो FN का वैल्यू कितना है? 200 है। देन F1 का वैल्यू कितना है? 120 है। क्या कर रहा हूं मैं? जो दिया है वही तो लिख रहा हूं। तो यहाँ पर ये N-1 एज इट इज और ये 8 एज इट इज। 120 को मैं इधर शिफ्ट करूं तो ये क्या आता है? 200 माइनस 120 विच इज इक्वल्स टू N-1 इंटू ये आता है 8 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आता है? इसका सब्सट्रैक्शन आता है 80 विच इज इक्वल्स टू N-1 इंटू ये आता है 8। यहाँ पर इसका डिवाइडेशन करें तो ये आता है 10, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पर? थोड़ा नीचे ले उसको। ओके चलिए, क्या बचता है यहाँ पर? 10 बचता है और यहाँ पर N-1 बचता है। तो 10 विच इज इक्वल्स टू N-1, तो 10 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू N। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ N का वैल्यू कितना आएगा? 11 तो आएगा यार। 10 प्लस 1 कितने होते हैं? अभी ये भी क्या बताने वाली चीज़ है? मतलब बताने की चीज़ है क्या? नहीं सर, एडिशन है। हाँ कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर क्या आएगा? हाँ ऑप्शन नंबर D को ताला लगाना है। क्यों लगाना है? आंसर तो मैच हुआ है, उसकी वजह से ताला लगाना है। ओके, तो आपको कितने रुपए मिलने वाले हैं यहाँ पर? यस 2.5 लाख रुपए। ओके, तो आप अब मेरा जो अकाउंट नंबर है मैं आपको भेज रहा हूँ, तो आप 2.5 लाख रुपए मुझे ट्रांसफर कीजिए। ओके चलिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन अ लॉज ऑफ टेंशन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज। तो लॉ ऑफ टेंशन तो सबको पता है यार। मेन फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। देखो मेन फॉर्मूला क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का? N इक्वल्स टू होता है 1/2L इंटू अंडर रूट ऑफ T/M होता है। ये L है, L है। ग्रीन कलर ले लू पेन? देखो चलो ग्रीन कलर लेता हूं पेन का। ओके, तो यहां पर लॉज ऑफ क्या है? टेंशन है। तो अगर हम L को एंड M को अगर कांस्टेंट रखे तो क्या आता है बच्चों? यहां पर जस्ट 1 मिनट। ओके, तो यहां पर क्या आता है? N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन। N क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो ऑप्शन क्या आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टेंशन। तो क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। ओके, तो डायरेक्टली दो ऑप्शन है B एंड C। कौन सा आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। यहाँ पर है स्क्वायर रूट, यहाँ पर स्क्वायर है, तो B नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? C आएगा। ओके, तो थोड़ा आपको ध्यान देना है। कभी कभी आप स्क्वायर यहाँ पर देखते हैं और आंसर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? स्क्वायर रूट है। ओके, अगर यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता इन द लॉज ऑफ लेंथ
द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो लॉज ऑफ लेंथ क्या है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ है, एंड लॉज ऑफ लीनियर डेंसिटी क्या है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द लीनियर डेंसिटी। ये जो m है ना, m मास नहीं है, m क्या है, लीनियर डेंसिटी है। हाँ, ये याद करना है आपको। चलिए अगले एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, क्या है, द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। ये तो डायरेक्टली डेफिनेशन है यार हार्मोनिक्स का। हार्मोनिक्स मतलब क्या है, द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड एज हार्मोनिक्स, एंड ओवरटोन का क्या है, द एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट इन द हार्मोनिक्स इज कॉल्ड एज द ओवरटोन्स। ओके, तो आ गए समझ में। मतलब अगर हमें घुमा फिरा के क्वेश्चन अगर पूछा जाए तब भी हम इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे जो कंसेप्ट है ना हमें पता है। ओके, चलिए लास्ट एमसीक्यू देखते हैं, क्या है बच्चा लास्ट एमसीक्यू। यहां पर देखिए लास्ट एमसीक्यू न्यूमेरिकल है, बहुत इजी वाला है। एन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ, अच्छा एक ऑर्गन पाइप है, ऑर्गन पाइप तो पता है यार, बांसुरी, यस ऑर्गन पाइप है जिसका लेंथ यहां पर दिया है 0.4 मीटर है। ये क्या है बच्चों, ओपन एट बोथ एंड। देखो ये क्या है, ऑर्गन पाइप है, ये ऑर्गन पाइप है, ये क्या है, ओपन एट बोथ एंड है। यहां पर भी ओपन है, यहां पर भी ओपन है। द स्पीड ऑफ द साउंड दिया है, मतलब v दिया है कितना है, 340 मीटर पर सेकंड। तो हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो पता है हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, n इक्वल्स टू क्या है बच्चों, 1/2L, जनरल फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ t बाई m, और अंडर रूट ऑफ t बाई m को भी हम v बोलते हैं, तो ये आएगा v अपॉन ये आता है ट्वाइस l आता है। ठीक है, तो यहां पर ये अंडर रूट ऑफ t बाई m जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं ना, ये स्ट्रिंग में यूज करते हैं, लेकिन ईयर कॉलम में हम क्या करते हैं, हम v अपॉन l यूज करते हैं। ये जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं 1/2L इंटू अंडर रूट ऑफ t बाई m, ये हम किस में यूज करते हैं, ये हम स्ट्रिंग में यूज करते हैं। ठीक है, और ये अंडर रूट ऑफ t बाई m ही वेलोसिटी होता है साउंड का। ओके, तो यहां पर हम स्पेशली v क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहां पर टेंशन नहीं होता है, जस्ट वेलोसिटी होता है। ओके, v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू है 340 है, देन ये 2 है, देन l का वैल्यू है 0.4। इसका अगर हम डिवाइडेशन करें तो नीचे आता है 2 4 8 आता है, तो ये आता है 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 2 कितने होते हैं, 32 होते हैं। यहाँ पर बचे 2, 8 4 32 होते हैं, 8 2 32 कहाँ होते हैं यार, 8 4 32 होते हैं। यहाँ पर बचे 2, कितने आते हैं, 8 2 60 आते हैं। अरे यार चला मराठीत करूया। हाँ, 8 2 किती 16, 16ला 6 चाले, सॉरी 16ला किती 8 2 16, हाँ 2 आला। ओके, हाँ किती उरले, 4 उरले, 8 5 40, तर किती आलं 425। अरे काही नाही, सिंपल बहा कराय करा, आता गपचूप करा, हाँ जास्त नखरे नका करू। चला बोलायचं पुढच्या क्वेश्चन कडे। ओके चला, व्हेरी शॉर्ट आंसर काय बघा आता, लवकरात लवकर चला सॉल्व करायचे, खूप टाइम होता आपल्याला। तो यहाँ पर क्या दिया है, वेरी शॉर्ट आंसर, 1 मार्क के हम क्वेश्चन कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय अ इक्वेशन। क्या इक्वेशन दिया है, एज इट इज लिखते हैं। ओके, y इक्वल्स टू दिया है a sin bx प्लस ct दिया है। ओके, ये इक्वेशन दिया है, और गिवन दैट, अच्छा ए बी एंड सी क्या है, पॉजिटिव है। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द वेव इज कमिंग। तो हमें जनरल इक्वेशन पता है बच्चों, क्या है, अगर यहां पर प्लस जब होता है ना, तब वेव क्या होती है, नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, एंड यहां पर जब माइनस होता है तब वेव क्या होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। ये तो पता है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द व्हेन द वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो y इक्वल टू आता है a साइन, क्या आता है यहां पर, आपको पता है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन का क्या है, यहां पर आता है kx प्लस क्या आता है, यस क्या आता है, ओमेगा टी आता है। ये क्या है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन का। तो आपको यहां पर आंसर क्या लिखना है, मैं आंसर नहीं लिखने वाला हूं क्योंकि लिखने में समझ जाता है। तो आपको लिखना है, द इक्वेशन इंडिकेट्स दैट द वेव इज ट्रैवलिंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन क्यों, क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन का जो इक्वेशन है ये क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, एग्जैक्टली मैचअप हो रहा है। देखो kx है, यहाँ पर bx है, प्लस है, यहाँ पर c है, जस्ट ओमेगा है, और ये t एज इट इज जस्ट। ओके, तो आ गया समझ में। तो आंसर क्या लिखना है, द वेव इज ट्रैवलिंग to the negative x direction because the equation is matching with the negative x axis, yes the equation of the negative x axis direction। okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करते हैं। यहाँ पर दिया है, क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर गया, नीचे लेते हैं उसको। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वेव मोशन इज अ डब्ल्यू पीरियोडिक। अच्छा, वेव मोशन को ही हम डब्ल्यू पीरियोडिक क्यों मानते हैं दोस्तों। देखो पीरियोडिक मोशन मतलब क्या होता है, डब्ली मतलब क्या है यार, 2 है, डब्ली मतलब बबली नहीं रे, इट्स अ डब्ली। ओके, यहाँ पर कितना दिया है,
टू दिया है, डबल मतलब टू। और पीरियोडिक मतलब क्या होता है, देखो पीरियोडिक का अर्थ क्या होता है, अगर कौन सा भी ऑब्जेक्ट आफ्टर अ डेफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक फिक्स समय के बाद अगर रिपीट वही पोजीशन पर आता है उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक बोलते हैं, ठीक है। अगर डेफिनाइट इंटरवल ऑफ समय के बाद, एक फिक्स समय के बाद ये सेम वही पोजीशन पर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक। उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक इन टाइम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वेव का देखो कैसे होता है, ये है वेव, तो ये क्या होता है, एक फिक्स समय के बाद तो ये उसी जगह पर आता है। देखो यहां पर अगर हम इसकी बात करें इस पॉइंट की, तो ये फिक्स समय के बाद क्या आ जाएगा, इसी जगह पर, देखो इसी जगह पर आएगा, मतलब वही सेम पोजीशन पर आएगा, एक फिक्स समय के बाद वही सेम पोजीशन पर आएगा। लेकिन यहां पर डबली पीरियोडिक क्यों है, ये क्या है, पीरियोडिक इन टाइम भी है और पीरियोडिक इन स्पेस भी है। क्या है, पीरियोडिक इन स्पेस भी है। पीरियोडिक इन स्पेस क्यों बच्चों, क्योंकि ये क्या है, फिक्स इसमें मतलब फिक्स डिस्टेंस में ये क्या आता है, मतलब यार देखो यहां पर क्या है, ये सेम डिस्टेंस है डी, यहां पर भी सेम डिस्टेंस है, मतलब सेम समय के बाद ये वही पोजीशन पर आता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज अ पीरियोडिक इन टाइम। एंड एक सेम डिस्टेंस के बाद ये वही पोजीशन पर आता है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है सेम समय में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पीरियोडिक इन द स्पेस। तो ये क्या है, पीरियोडिक इन टाइम भी है और पीरियोडिक इन स्पेस भी है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ वेव मोशन इज अ डबली पीरियोडिक मोशन। ओके, इसका जो डिटेल में आंसर है मैंने नोट्स में दिया है और नोट्स बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर जस्ट हम कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। यस एग्जाम में आपको जो लगता है, मतलब जो आपने अंडरस्टैंड किया है वही आपने अगर लिखा जो भी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है ब्रोकन है कैसी भी अच्छी है, तो भी दोस्तों आपको एग्जैक्ट मार्क मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है कंसेप्ट देखता है आपकी लैंग्वेज नहीं। ओके चलो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरफेरेंस ऑफ द साउंड वेव। साउंड वेव मतलब साउंड वेव में इंटरफेरेंस क्या है। इंटरफेरेंस का तो मैंने डेफिनेशन आपको बताया था, क्या है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। देखो जब दो वेव का क्या होता है, सुपर पोजिशन होता है। देखो एक वेव यहां पर आ रही है और दूसरी वेव क्या आ रही है, यहां पर आ रही है। जब दो वेव का क्या होता है, सुपर पोजिशन होता है, तब क्या होता है, हमें ज्यादा साउंड मिलता है और कम साउंड मिलता है। मतलब एनहांसमेंट and the cancellation of the displacement due to the superposition of sound wave is called as the interference of wave. enhancement मतलब क्या है, ज्यादा मतलब लाउडनेस मिलता है, एंड कैंसलेशन मतलब क्या है, हमें मिनिमम साउंड मिलता है, जो साउंड की इंटेंसिटी होती है। तो डेफिनेशन इसका कैसे लिखना है, ओके लिख लीजिए डेफिनेशन। मैं यहां पर बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर दोस्तों लिख कर देना पॉसिबल नहीं है, ओके क्योंकि अभी मैं फर्स्ट ट्राई कर रहा हूं तो थोड़ा जो मेरा हैंड राइटिंग है थोड़ा ये अलग आ रहा है, लेकिन 2-3 दिन के बाद हो जाएगा तब मैं आपको लिख के दूंगा। देखो लिख लीजिए, द एनहांसमेंट और कैंसलेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ द साउंड वेव इज कॉल्ड एज द इंटरफेरेंस ऑफ द वेव। देखो ये दो वेव का सुपरपोजिशन होने की वजह से क्या होता है, हमें कभी कभी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, कभी मिनिमम मिलती है, और उस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, ये इंटरफेरेंस फिनोमेनन हमने वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ा था, आगे हम रिवाइज करने वाले हैं। ओके अभी क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द बीट्स। बीट मतलब क्या होता है, चलो अगर आपको डेफिनेशन आता है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए बीट मतलब क्या होता है। देखो मैं आपको समझाता हूं बीट मतलब क्या होता है। सुपरपोजिशन वेव की वजह से क्या होता है, अगर देखो मैं पहले डेफिनेशन पढ़ता हूं देन उसके बाद मीनिंग बताता हूं। ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव्स of same amplitude and slightly different frequencies, the intensities of the resultant vary periodically with time, called as the beat। तो यहां पर दोस्तों क्या होता है, अगर दो वेव का यहां पर सुपर पोजिशन हो रहा है, लेकिन दो वेव कैसे होना चाहिए, हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, सेम एम्पलीट्यूड, सेम, जस्ट 1 मिनट, ओके हाँ, सेम एम्पलीट्यूड and having slightly different frequencies। having क्या है, slightly different frequencies, slightly different frequencies मतलब यह होता है। अगर ये दो वेव का अगर सुपर पोजिशन हो जाए, मतलब एक वेव है, देखो एक वेव है और दूसरी वेव यहां पर जिसका कि एम्पलीट्यूड सेम है इस वेव के इतना ही, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है स्लाइटली डिफरेंट है। अगर इसका सुपर पोजिशन हो जाता है तो हमें क्या मिलते हैं दोस्तों, हमें जो इंटेंसिटीज है, इंटेंसिटीज में क्या मिलता है, थोड़ा वेरिएशन मिलता है, और जो वेरिएशन है ये क्या होता है, पीरियोडिक वेरिएशन होता है। ये क्या होता है, पीरियोडिक वेरिएशन होता है। इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए,
due to superposition of sound waves of a same amplitude and having a slightly different frequencies, the intensity of resultant wave vary periodically with time is called as the beat. और beat में जहां पर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, यस वैक्सिंग बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैक्सिंग बोलते हैं। और जब हमें मिनिमम इंटेंसिटी मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वैनिंग बोलते हैं। यस आ गया समझ में? ओके ये रहा वैक्सिंग एंड वैनिंग। तो जस्ट आपको यहां पर बीट का डेफिनेशन लिखना है। अगर आप आपके भाषा में भी लिखे कैसे, व्हेन द two waves having the same amplitude and slightly different frequency superimposes, then we will get the variation in the sound intensity which is in the periodic, then it is called as beat। ये भी डेफिनेशन दोस्तों करेक्ट है, ठीक है। तो आप कैसा भी डेफिनेशन लिखे लेकिन जो मेन वर्ड है ना उस डेफिनेशन में आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर आप देख लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मार्क के क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 1 मार्क के जो क्वेश्चन है ना 3 मार्क के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। कैसे? डिफाइन एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर लब लब। ओके मतलब डिफाइन एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर दिस। तो उसमें आपको डेफिनेशन लिखना है, 1 मार्क आपको मिल जाएंगे। तो ये मतलब सब क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, तो उसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। तो हार्मोनिक क्या होता है? व्हाट इज द हार्मोनिक? देखो हार्मोनिक मतलब क्या होता है कि अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n है तो हार्मोनिक क्या होते हैं, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज होते हैं। जैसे कि n, ट्वाइस n, 3n, 4n, 5n। मतलब इसका डेफिनेशन कैसे लिखे, ये रहा मैथमेटिकल फॉर्म। इसका डेफिनेशन कैसे लिखे, द फ्रीक्वेंसीज विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड एज द हार्मोनिक्स। देखो ये जो फ्रीक्वेंसीज है ना ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कौन सी है? देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बच्चों कौन सी है? n है। और यहाँ पर क्या है? 2n है, 3n है, 4n है, 5n है। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसीज है ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज है। दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज द हार्मोनिक्स। ओके आ गई बात समझ में। और ओवरटोन क्या है? ये जो हार्मोनिक्स है ना, ये हार्मोनिक्स में जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं? ओवरटोन्स बोलते हैं। देखो हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन का आपको यहां पर डिफरेंस समझ में आ रहा है। देखो पूरे के पूरे यहां पर देखिए मैं अभी जो बोल रहा हूं यहां पर क्या है, पूरे के पूरे यहां पर हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं होते, पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट नहीं होती। कभी कभी कौन सी फ्रीक्वेंसी एब्सेंट होती है? देखो मैं जो रेंज से बोल रहा हूं, मेरी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है सपोज हम मान लेते हैं कि 300 हर्ट्ज है, तो यहां पर हार्मोनिक्स क्या आते हैं? 300 हर्ट्ज, 400 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, ये क्या आते हैं? 600 हर्ट्ज, ये क्या आते हैं? दिस ऑल आर, ये क्या है? ऑल आर हार्मोनिक्स है। ये क्या है? ऑल आर हार्मोनिक्स है। ओके लेकिन जो मैं बोल रहा हूं इस बोलने में 300 प्रेजेंट है, 600 प्रेजेंट है एंड 700 प्रेजेंट है। यहां पर दोस्तों 400 एंड 500 प्रेजेंट नहीं है, 500 प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पर क्या हो गया, ये हार्मोनिक तो हमें पता चल गए, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल पता चले, लेकिन प्रेजेंट क्या क्या है फ्रीक्वेंसी में? 300 है, देन 600 है एंड देन 700 है। तो इस 300, 600 एंड 700 फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम क्या बोलेंगे? ओवरटोन्स बोलेंगे। मतलब द एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट इन द हार्मोनिक्स इज कॉल्ड एज द ओवरटोन्स। मतलब इसका डेफिनेशन कैसे लिखे? दोज मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज विच आर एक्चुअली प्रेजेंट इन अ गिवन साउंड इज कॉल्ड एज द ओवरटोन्स। आ गई बात समझ में? ओके इसका डेफिनेशन मैं नोट्स में देने वाला हूं जो कि हमारे परिवर्तन लर्निंग ऐप के ऊपर अवेलेबल है। देन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टेट द लॉज ऑफ लेंथ। देखो अभी मैं एमसीक्यू में आपको बताया है लॉज ऑफ टेंशन क्या होता है। देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? n इक्वल्स टू होता है 1/2l इंटू √T/m होता है। तो लॉज ऑफ लेंथ क्या है बच्चों? यहां पर अगर हम टेंशन एंड लीनियर डेंसिटी को कांस्टेंट रखे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ आती है। तो इसको जस्ट आपको क्या लिखना है? ये जो है ना ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको जस्ट आपको वर्डिंग में लिखना है। तो क्या आएगा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, देखो यहां पर मैं लिखूं, ओके चलिए फंडामेंटल, देखो मैं नहीं लिखता हूं क्योंकि यहां पर क्या होता है बहुत समय लगता है, आपको जस्ट लिखना है। मैं क्या बोल रहा हूं? व्हाट इज द लॉ ऑफ लेंथ? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग when
tension and linear density of the string kept constant. This is called as the law of the length. आ गई बात समझ में? जब हम देखो, जब हम टेंशन एंड लीनियर डेंसिटी को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तब क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है. सो दिस इज कॉल्ड एज द क्या है, लॉज ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज द क्या है, लॉज ऑफ लेंथ है. ठीक है, ये जो लॉज ऑफ लेंथ है ना, ये लॉज ऑफ लेंथ दोस्तों कोनिकल पेंडुलम में भी है, सिंपल पेंडुलम में भी है. तो लॉज ऑफ लेंथ ऑफ द वेव पूछा तो ये लिखने का, लॉज ऑफ वेव, लॉज ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछा, अगर स्पेसिफिकली अगर स्ट्रिंग पूछा उसने, उन्होंने ऐसे देना चाहिए, लॉज ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछा तो ये आपको लिखना चाहिए. लॉज ऑफ लेंथ ऑफ द कोनिकल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम पूछा तो वो अलग है, जो कि हमने रोटेशनल डायनामिक्स एंड ऑसिलेशन में स्टडी किया है. ओके, आ रही बात समझ में? अरे भूल गए, देखो कोनिकल पेंडुलम में क्या होता है, लॉज ऑफ लेंथ क्या होता है, कोनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, T इक्वल्स टू क्या है, 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ L cos थीटा अपॉन G होता है. तो लॉ ऑफ टेंशन क्या है, टाइम पीरियड is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ आता है. एंड ये होगा कोनिकल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम क्या डेफिनेशन है, फॉर्मूला क्या है, T इक्वल्स टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ L बाई जी. याद आ रहा है? यस, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ. ये सेम लॉ है सिंपल पेंडुलम एंड कोनिकल पेंडुलम के, लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं लिखना है, यहाँ पर जस्ट हमें ये नहीं लिखना है, क्योंकि ये क्या है बच्चों, ये लॉज ऑफ लेंथ है, लॉज ऑफ लेंथ फॉर द सिंपल एंड द लॉज ऑफ लेंथ फॉर द सिंपल पेंडुलम एंड द कोनिकल पेंडुलम. यहाँ पर हमें क्या पूछा है, स्टेट द लॉज ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछा है. ऐसा उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन एग्जाम में वैसे ही वो देते हैं स्पेसिफिकली. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. स्टेट द लॉज ऑफ टेंशन. देखो लॉज ऑफ टेंशन क्या है, अभी मैंने बताया, फॉर्मूला क्या है, n इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन ट्वाइस L इंटू अंडर रूट ऑफ T बाई M. तो जब हम L एंड M को हम कॉन्स्टेंट रखते हैं, किसको, L एंड M को जब हम कांस्टेंट रखते हैं, तब हमें क्या मिलता है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन व्हेन द लेंथ एंड द लिनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग केप्ट कांस्टेंट. और यही दोस्तों आपको क्या करना है, एज द L एंड M आर कांस्टेंट, यही आपको वर्डिंग के फॉर्म में लिखना है. कैसे लिखना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द लेंथ एंड लिनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग is kept constant is called as the laws of the tension. आगे बढ़े, laws of linear density क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, laws of linear density सेम है. क्या आता है, n is inversely proportional to, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, L is inversely proportional to आता है अंडर रूट ऑफ M आता है. तो क्या आता है, यहाँ पर हम क्या क्या पुट अप कर रहे हैं, कांस्टेंट, एज L एंड T आर केप्ट कांस्टेंट. T मतलब टाइम पीरियड है क्या, नहीं, T मतलब क्या है, टेंशन है. तो आपको इसको कैसे लिखना है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लिनियर डेंसिटी व्हेन द लेंथ एंड द टाइम पीरियड, सॉरी लेंथ एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग केप्ट कांस्टेंट. टाइम पीरियड नहीं, टेंशन है. ये क्या है, T क्या है, यस टेंशन है. आपको टेंशन आ रहा है, नहीं यार स्ट्रिंग का टेंशन नहीं है. तो चलो आ गई बात समझ में. ओके, बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर दिया है. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द रेजोनेंस. रेजोनेंस मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था बच्चों रेजोनेंस क्या है. चलो डेफिनेशन बताऊं, व्हेन अ बॉडी इज अलाउड टू वाइब्रेट विद अ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, देन इट वाइब्रेट विद अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. देखो अगर यहां पर एक बॉडी है, तो इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल रिपीटेटिव पीरियोडिक फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं. सो जब इसका फ्रीक्वेंसी और इस बॉडी का फ्रीक्वेंसी, मतलब बॉडी का फ्रीक्वेंसी कौन सा होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है. तो जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसका फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब मैचअप होता है, तब हमें जो एम्पलीट्यूड मिलता है, जब हमें एम्पलीट्यूड मिलता है, ये मैक्सिमम मिलता है. कब मिलता है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी it becomes matches or it becomes equal, then we get the maximum amplitude. It is called as the resonance. Okay, तो यही आपको डेफिनेशन लिखना है. क्या डेफिनेशन लिखना है, when the, देखो आप जो ये डेफिनेशन है आपके वर्डिंग में लिख सकते हैं. कैसे लिखना है, देखो ये हम एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, यहाँ पर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. when the frequency of the, किसकी फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी equals, when it becomes equal and we get the maximum amplitude, it is called as the resonance. Okay, आ गई बात समझ में. देखो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम बढ़ते हैं. क्या है, what are forced vibration. forced vibration मतलब क्या है, तो जब हम दोस्तों इस बॉडी को
अगर हम कंटिन्यूसली हैमर कर रहे हैं, देखो इस बॉडी को हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर देखो ट्यूनिंग फोर्क हमने लगाया है, तो ठीक है, तो इस ट्यूनिंग फोर्क हमने यहाँ पर पकड़ा है, या फिर कंटिन्यूसली हम रिपीटेटिव क्या कर रहे हैं, पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या, कौन सा फोर्स? पीरियोडिक फोर्स, लेकिन कौन सा? कंटिन्यूसली हम अप्लाई कर रहे हैं। तब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बॉडी वाइब्रेट करेगी, लेकिन कौन सी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी? दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी, जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी। सो उस वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं? फोर्स्ड वाइब्रेशन बोलते हैं। और फ्री वाइब्रेशन क्या? अगर इस बॉडी को हमने एक बार फोर्स लगाया और छोड़ दिया, एक बार फोर्स लगाया और वंस वी अप्लाई द फोर्स एंड it is quickly removed, then the body vibrate, it is called as the free vibration। लेकिन हम कंटिन्यूसली रिपीटेटिव फोर्स लगा रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? फोर्स वाइब्रेशन बोल रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा? इफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी whose natural frequency is different, called as the force vibration। ओके, आगे बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 12, A violin string vibrates with the fundamental frequency of। अच्छा, एक वायलिन स्ट्रिंग है जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है, कितनी है? 510 हर्ट्ज है। ओके, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन? तो यहाँ पर दोस्तों वायलिन स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? फिक्स टू द बोथ एंड होता है। तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? n होता है, ट्वाइस n होता है, 3n होता है, 4n होता है। और जब स्ट्रिंग फिक्स होता है दोनों एंड को, तब हमें क्या मिलता है? यहाँ पर देखिए, ये होता है फर्स्ट हार्मोनिक एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है? फर्स्ट हार्मोनिक होता है, फर्स्ट हार्मोनिक होता है, एंड उसी को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। और ये सेकंड हार्मोनिक है। ये 2n मतलब क्या है? सेकंड हार्मोनिक है। ये क्या है? सेकंड हार्मोनिक है। और एक क्या है? एक क्या है? ये सेकंड हार्मोनिक है, और ये फर्स्ट ओवरटोन है, और ये प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट ओवरटोन क्या आएगा? फर्स्ट ओवरटोन आएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन विच इज इक्वल टू क्या आता है? 2n आता है। तो आ गया ये 2 इंटू ये n क्या आता है? 510 आता है। ओके, तो यहाँ पर इसका अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें तो कितना आता है? ये 120 हर्ट्ज आता है। ओके, तो आंसर इसका आएगा n इक्वल्स टू 120 हर्ट्ज आता है। जस्ट 1 मिनट, इसको मैं पॉज कर लेता हूँ, जस्ट पॉज कर लेता हूँ 1 मिनट। ओके, 1 मिनट पॉज नहीं करता हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। ओ मौसी, शांत बसा जरा, क्लास चालू है। हाँ, तो आ गया समझ में यहाँ पर? तो जस्ट थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था, इतना तो आप एडजस्ट कर सकते थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 13 है यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 12 सबको समझ में आ रहा है? हाँ, अगर नहीं समझाए तो एक बार डबल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, जो कि है यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन। क्या है? देखो, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। A string 1 मीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड एट द वन एंड। देखो यहाँ पर एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ कितना है? 1 मीटर लंबा है। देखो ये जो स्ट्रिंग है ये है 1 मीटर लॉन्ग है, ये हमने फिक्स किया है एक एंड को, एंड द अदर एंड इज मूव अप एंड डाउन। ये अदर एंड हम क्या कर रहे हैं? अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लेकिन हम कौन से फ्रीक्वेंसी से उसको अप एंड डाउन कर रहे हैं? यानी इक्वल टू यहाँ पर दिया है 20 हर्ट्ज दिया है। ओके, 20 हर्ट्ज दिया है। Due to this, a stationary wave with a 4 complete loops get produced on the string। तो यहाँ पर लूप कितने हो रहे हैं फॉर्म? यहाँ पर 4 लूप फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पर कितने लूप फॉर्म हो रहे हैं? 4 लूप फॉर्म हो रहे हैं। Find the speed of the progressive wave which produces a stationary wave। Note that, remember that the moving end is antinode। और ये जो मूविंग एंड है ना, ये क्या है बच्चों? ये एंटीनोड है। मतलब ये देखो, ये एंटीनोड है, बाकी के क्या है? ये नोड एंटीनोड तो रहेगा, लेकिन जो मूविंग एंड है ये क्या है? एंटीनोड है। तो यहाँ पर 4 लूप फॉर्म हुए हैं, मतलब p कितना है? p का वैल्यू है 4। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव का आपको फॉर्मूला तो पता है। फॉर्मूला क्या आता है? मैं यहाँ पर लिखता हूँ। वेलोसिटी मतलब डायरेक्टली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला आता है? सबको पता है? नहीं पता है? अरे यार, देखो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या आता है बच्चों? ये आता है डायरेक्टली फॉर्मूला P अपॉन ट्वाइस L इंटू V आता है। ये नहीं समझा? देखो यार, मेन फॉर्मूला क्या आता है? P अपॉन ट्वाइस L आता है इंटू अंडर रूट ऑफ T बाई M आता है। और अंडर रूट ऑफ T बाई M क्या होता है? अंडर रूट ऑफ T बाई M ही होता है वेलोसिटी। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला क्या लिखता हूँ?
p अपॉन ट्वाइस एल इंटू वेलोसिटी। तो हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेन चेंज कर लेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे। किसका शिफ्टिंग करेंगे, फॉर्मूले का। देखो v इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है, इस ट्वाइस एल को इधर शिफ्ट कीजिए तो क्या आएगा, ये ट्वाइस एल इंटू आता है n और ये आता है अपॉन p आता है। ओके, देन यहाँ पर आता है l आता है। ओके, देन ये आता है 2 एज इट इज। l का वैल्यू कितना है, हमें यहाँ पर दिया l का वैल्यू है 1, n का वैल्यू कितना है 20 है और p का वैल्यू कितना है यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 5 20 होते हैं, देन 2 इंटू 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं और ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड आ गया। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आपको आंसर तो मिल गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया तो वीडियो को डबल देख लीजिए। थोड़ा डिस्टर्बेंस यहाँ पर हो चुका है क्योंकि आपको तो पता है यार, सोसाइटी एंड ऑल द थिंग्स, और जो लोग है ना बोले तो भी नहीं मानते, उनकी मतलब तरह लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको तो पता है, इंडिया है, सब कुछ चलता है। तो वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर नहीं समझे वीडियो तो डबल देखना है, 100% समझ में आ जाएंगे। बाकी का जो प्लेलिस्ट है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।